व्यूअर्स, प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके सामने मेरे साथ मौजूद हैं मिस हमारा राव, जिनको आप पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं। आपकी ज़हनी हेल्थ को लेकर बहुत से कीमती मशवरे और बहुत सी कीमती मालूमात लेकर आपके लिए आती हैं। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आने के लिए मिस हमारा आपका बहुत शुक्रिया, और उस इंफॉर्मेशन के लिए भी जो आप हमारे व्यूवर्स के लिए लेके आती हैं उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। मिस हमारा, आज का हमारा पहले बताइए टॉपिक क्या है, आज आप हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेके आई हैं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सही। OCD से क्या मुराद है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से ये हम सोसाइटी में किस तरह से इसको देख सकते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? जी, ऑब्सेशन होती है, आपका जुनून होता है। कंपल्सिव क्या है कि मजबूरी है, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या आता है? इमोशंस, जो आपके जज्बात होते हैं, जो आपके एहसासात होते हैं, जो इन चीज़ों से कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब और OCD में क्या होता है? OCD में हमारे पास आते हैं ऑब्सेसिव थॉट, कंपल्सिव बिहेवियर, ठीक है। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ। जैसे मैंने ऑब्सेशन का क्या है? जुनून। तो ऑब्सेसिव थॉट का मतलब क्या होता है कि जुनूनी ख्यालात जिन पे आपका काबू नहीं है, आपको पता नहीं है, ठीक है, उस बारे में। और कंपल्सिव बिहेवियर क्या है कि एक मजबूरी रवैया है जो आपको इख्तियार करना पड़ता है उस थॉट के बाद, ठीक है। इस पे भी इंसान का कंट्रोल नहीं होता। अब जो एक ख्यालात आते हैं, जुनूनी ख्यालात आते हैं, वो हम बज़ाहिर उसे देख नहीं सकते, पर जब हम रवैया इख्तियार करते हैं, जब कोई कंपल्सिव बिहेवियर आता है तो उसे क्या करते हैं? हम देख सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर क्या है, रवैया क्या है कि आप देख रहे हैं। आप मुझसे चला के बात करेंगी, वो क्या है? आपका रवैया। पर आपके पीछे क्या चल रहा है, आप क्यों बात कर रही हैं, क्या किस वजह से हो रहा है, वो क्या है? आपका थॉट है, वो आपका ख्याल है, एक सोच है, ठीक है। वो मैं नहीं जान सकती कि आप क्यों कर रही हैं, उसके पीछे कोई रीज़न होता है, वो जो कुछ होता है तो वो आप मुझे बताएंगी तो मुझे पता लगेगा कि ये चीज़ है। सो क्या है, उन थॉट्स की वजह से जो आप बिहेवियर कर रहे होते हो, आप रवैया इख्तियार कर रहे होते हो, जो आपकी मजबूरी होती है, उसमें क्या होता है कि जो इमोशन का एलिमेंट आता है वो ये आता है कि आप डिस्टर्ब होते हो, आप बहुत दबाव महसूस करते हो अपने ऊपर जब वो ख़यालात आपके दिमाग पे सवार होते हैं। फिर आप उसका बिहेवियर जब तक अपना नहीं लेते, वो बिहेवियर कर नहीं लेते, आपको उस एंजाइटी, उस डिप्रेसिंग वाली स्टेज से जो है वो रिलीफ नहीं मिलता, आप उसे जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। सो उस थॉट के बाद आपका वो बिहेवियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंसान उस पर कंट्रोल, उस पर काबू नहीं पा सकता। क्योंकि व्यूअर्स, हम मोस्टली देखते हैं कोई भी एक्सप्रेशन होता है, हमारे कोई भी सोच होती है, हम किसी से प्यार करना चाहते हैं, गुस्सा करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रीज़न हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा होल्ड नहीं रह पाता। ठीक है मिस हमारा, OCD की अलामात क्या हैं, इसको हम कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये इस बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं? ठीक है, अगर हम बात करें कि इस बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके अलामात क्या होंगे, तो अलामात में हम ये चीज़ें ज़्यादा देखते हैं कि लोगों को सफाई से रिलेटेड बहुत आदत होती है। जो पेन है, जो अगर वो ऐसे स्ट्रेट ही उन्होंने रखना है, मतलब ऑर्डर में चलना है, सफाई है, बार बार रेपिटेशन चेक करते हैं, वो लॉक चेक कर रहे हैं, किचन में जाके चूल्हा चेक कर रहे हैं कि गैस तो नहीं लीक हो रही है, बार बार उस चीज़ को चेक करना कि क्या होता है इसमें कि आपका ये बिहेवियर, ये अलामात है जो मैं आपको कह रही हूँ कि कंपल्सिव बिहेवियर, आपका एक मजबूरी रवैया जो आप इख्तियार करते हैं, वो क्या होता है, वो बज़ाहिर वो नज़र आ रहा होता है, तो आप उसको देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये आप डिस्टर्ब कर रहा है इंसान को। तो क्या है, बार बार रिपीटेशन पे चेक करना। आपने चूल्हा, आपने सफाई कर ली, दिन में से 4 बार सफाई कर ली है, लाजमी आपको 4 बार सफाई करनी है। अगर आप सफाई नहीं करेंगे क्या होगा, वही परेशानी वाली कैफियत तारी हो जाएगी। और अगर आप बिज़ी हैं तो फिर तो शायद वो 4 दफ़ा जो है वो 4 दफ़ा पे गुजारा हो जाए। लेकिन अगर आपके पास ज़हनी तौर पर आप फारग हुए तो आपको 4 के बजाय 5-6 दफ़ा भी वो हो सकता है। जो पेशेंट होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम इस तरह से रहती है। ऐसा नहीं है कि आप बिज़ी होते हो तो आप अपना वो एलिमेंट उस टाइम के लिए भूल जाते हो, नहीं, आप काम भी कर रहे होते हो तो आपको वो तब भी वो सफाई वाला जहन जो है वो वहाँ पे बार बार आ जाता है उस चीज़ का।
हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान अगर सुबह से शाम तक मसरूफ़ अगर हम उसे कर दें तो उसके OCD के जो सिम्टम्स, जो अलामात नज़र आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर वो डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो मतलब वो उनकी लाइफ में, उनकी फंक्शनिंग पे अफेक्ट कर रहा होता है। किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्ची है, अगर वो OCD की कंप्लेंट्स के साथ है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएगी, तो जब पेपर थोड़ा आगे पीछे रखा होगा या कुछ ऐसे रखा होगा तो वो क्या करेगा, उससे डिस्टर्ब करेगा। वो हर चीज़ को सेट करेगी पहले, वो सिर्फ अपना टाइम जो है एग्जाम्स में नहीं करेगा, जो टीचर के टेबल पे भी होगा, दूसरे बच्चों के टेबल पे भी होगा, चली जाएगी तो वो डिस्टर्बिंग होगा उनके लिए। और जब वो एग्जाम में अपेयर होने लगेंगी तो वो भी हर चीज़ को पहले ऑर्गेनाइज करके रखेंगी। ऐसा होता है ना समटाइम्स एग्जाम्स में हम जल्दी जल्दी में 2 पेन हाथ में ले लिए, लिख लिया, बाकी इधर रख दिए उधर, नहीं, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में हर चीज़ को सेट करेंगी। और इसमें क्या होगा, उनका टाइम इन्वेस्ट होता जाएगा। जो टाइम उन्होंने अपने एग्जाम के लिए देना है वो क्या होगा, वो उस ऑर्डर में करने में, सफाई पे करने में क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या कर सकेंगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए भी पेंसिल और उसको हर चीज़ को प्रॉपर यूज़ करना, बार बार रब करना कि नहीं ये अच्छा नहीं लिखा गया है, सफाई से नहीं लिखा गया है। तो उसमें क्या होता है, एक टाइम कंज्यूम होता है ना, टाइम लगता है हमें वो काम करते हैं। तो हमारा जो मेन काम होगा एग्ज़ाम देना या उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, एटलीस्ट आंसर करना कि हम उसको लिख सकें प्रॉपर टाइम के अंदर अंदर, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। इसी तरह अगर मैं ऑफिस वर्क की एग्जांपल दूं कि ऑफिस में आके एक इंसान अपने वर्क स्टेशन के अलावा बाकी सबके वर्क स्टेशन को ऑर्गेनाइज करने में लग जाए, सफाइयों में लग जाए, क्या होगा, ऑफिस जो उनका काम है एक्चुअल जो उन्होंने बैठ के करना है वो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगा। जब आप बार बार मतलब आपकी अपनी टेबल की हद तक तो ठीक है, आपने कर लिया, और उसे भी लोग जो हैं वो नापसंद करते हैं, लेकिन जब आप जाके दूसरों की लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं तो वो जो चीज़ है वो सोसाइटी में आपके लिए प्रॉब्लम्स का बायस बनती है, क्रिएट करती है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट करती है कि लोग आपको नहीं करने देते कि आप जो है मेरे वर्क स्टेशन पर आके, मेरे टेबल पर आके चीज़ें ऑर्गेनाइज, मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगी। हर इंसान अपने अपने तरीके से कुछ रख रहा होता है, तो वो आप जो है वो किसी की लाइफ में ना इंटरफेयर करेंगे सिर्फ सफाई के हवाले से कि इस पे सफाई करो, इसका ये करो। और अक्सर इस तरह के जुमले भी सुनने को मिलते हैं कि तुम तो फारग हो, तुम तो फालतू हो, तुम्हारे पास तो इन्हीं कामों को तुमने करना है, तो हम लोगों को काम करने दो, जाओ यहाँ से। हाँ, तो वो क्या होता है, क्या वो इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा आप हर्ट होते हैं। और क्या होता है, इमोशंस का जो मैंने एलिमेंट कहा था, इसमें इमोशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो उस चीज़ के बाद। आपके ऊपर जहनी दबाव बहुत ज़्यादा आ जाता है कि आपको ये जो थॉट आ रहा है सफाई से रिलेटेड कि अगर मैं इस जगह को हाथ लगाऊंगा तो मेरे जर्म्स या तो यहाँ पे लग जाएंगे या इसके जर्म्स मेरे पास आ जाएंगे, और फिर घर जाके यही जर्म्स मेरे जो है मेरे बच्चों को लगेंगे, फैमिली को लगेंगे। क्या है ये थॉट है कि मेरे बच्चों को लगेंगे, फैमिली को लगेंगे। अगर गैस बार बार चेक करना, खुला रह गया तो घर जल जाएगा, लॉक नहीं किया तो चोर आ जाएंगे। क्या है, बार बार रेपिटेशन पे अपनी नींद ख़राब की उन्होंने। इसमें कितनी सारी डिस्टर्बेंस आ गई हैं। आप अपने बाकी सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के जो है वो डिस्ट्रैक्ट होकर आप चूल्हे की तरफ जा रहे हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, आप लॉन्ड्री कर रहे हैं, आप वो छोड़ के चूल्हे की तरफ जा रहे हैं, बार बार लॉक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या है, नींद डिस्टर्ब हो रही है आपकी। आप अपनी बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के जो आपका मेन फोकस है, जो आपको बच्चों को फॉर एग्जांपल अगर देखना है या उनके होमवर्क में आपको हेल्प करनी है, आप क्या करें, आप सफाई में, आप ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ें जमा करने में जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका एक और पार्ट भी होता है जो इसकी एक टाइप है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आता है होर्डिंग। ये क्या होता है कि आप अपना चीज़ें जमा, वो एक चीज़ से आपकी ऑब्सेशन होती है और आप उसे जमा करना शुरू कर देते हैं। सही, होर्डिंग कहते हैं उसे। आप कोई भी एक फॉर एग्जांपल एक लेडी हैं, जैसे उन्होंने टावल जमा करना शुरू कर दिए थे, ठीक है, मतलब तौलिए जमा करना शुरू कर दिए उन्होंने, और वो इतने तौलिए जमा किए कि उनके रूम में स्पेस नहीं बची। सही, मतलब उन्होंने बंडल 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 बना के, क्या हुआ, डिस्टर्बिंग था उनके लिए, उन्होंने वो चीज़ें जमा करनी थी। तो क्या हुआ, आपकी फंक्शनिंग इफेक्ट हो गई, आपका पूरा घर डिस्टर्ब हो गया उस चीज़ से। अभी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अभी मैं 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, उसमें एक खातून जो है वो पहले अपनी शर्ट प्रेस करती हैं, आयरन प्लग इन करती हैं, उसके बाद फिर वो उसको प्लग आउट करके फिर उसको शर्ट पहन के वापस आती हैं, फिर से दोबारा आयरन को चेक करती हैं,
फिर वो किसी और काम के लिए जाती हैं, फिर दोबारा आके आयरन को चेक करती हैं कि ये ऑन तो नहीं है। फिर वो सारे अपना सामान दे के फिर गाड़ी में बैठती हैं, गाड़ी में बैठ के फिर वो वापस उतरती हैं और फिर वो जाके दोबारा आयरन को चेक करती हैं, उसकी वायर जो है वो फोल्ड करके रखती हैं। मतलब फाइनल वो इस स्टेज तक पहुंचती हैं कि फाइनली वो बार बार गाड़ी से निकल के आखिरकार उनके पास सोल्यूशन एक ही होता है, वो आयरन को उठाती हैं, अपने पर्स में रखती हैं, फिर गाड़ी में रख के फिर वो घर से बाहर निकलती हैं। मतलब क्या है, सिर्फ एक आयरन क्यों, उन्होंने और बहुत सारी मशीनरीज ऐसी घर में यूज़ की होंगी, सिर्फ आयरन से रिलेटेड क्यों? क्योंकि वो एक ऑब्सेशन है एक चीज़ के साथ। सही, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या उसका हल निकाला कि मैं इसको साथ ही ले जाऊंगी। क्या आपके बैग में आयरन होना ये आप वेट, एक एक्स्ट्रा वेट उठा के, आप कार में भी जा रहे हैं, आप एक एक्स्ट्रा वेट उठा के जा रहे हैं। तो ये क्या है कि हम बिल्कुल अलग सी जो ये कंप्लेंट्स आती हैं, जो नज़र आता है, ये कहाँ होता है कि आपके कुछ ख्यालात, अब नहीं आइडिया कि उनके ऑब्सेसिव थॉट क्या थे। ये तो कंपल्सिव बिहेवियर हमने देखा ना कि बार बार चेक कर रही हैं, चेक कर रही हैं, पीछे की कॉज क्या थी, पीछे क्या था, वो ऐसा क्यों कर रही हैं। मे बी उनको ये थॉट हो या ये ख्याल हो उनके दिमाग में कि ये लग जाएगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा, जल जाएगा, आग लग जाएगी, मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी उनके दिमाग में आ सकता है। तो जिसकी वजह से उन्होंने एंड सॉल्यूशन क्या निकाला कि उन्होंने उठा के गाड़ी में रख लिया कि इसको मैं हर जगह साथ साथ लेके जाऊंगी कि मेरा दिमाग बार बार उस चीज़ पे। तो क्या हुआ, उन्होंने एक सॉल्यूशन तो निकाल लिया, पर वो इमोशनली डिस्टर्ब हुई उस चीज़ से, उन्होंने फील किया अपने जहन पे एक दबाव। तो इस तरह के आपकी कुछ रेपिटेशन उनकी एनर्जी वेस्ट हुई, बार बार आना, उसको चेक करना, फिर उनको जो उनका टाइम वेस्ट हुआ और जो उनका जहन था वो अनसेटिस्फाई था, बार बार वो डिस्टर्ब रही, वो सुकून में नहीं होता। ठीक है, एक एग्जांपल ये भी होती है। दूसरी एग्जांपल ये भी है कि आप रेपिटेशन पे बार बार हाथ धोते रहो, आधे घंटे तक आप वॉशरूम में हाथ धोते रहेंगे, आप बार बार नहाएंगे, ये क्या है, ये हमारा एक कंपल्सिव बिहेवियर है, क्या है, मजबूरी है। उसके पीछे थॉट क्या चल रहा है हम नहीं जानते। देयर आर डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रीज़न। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक इंसान को OCD है तो वो अगर बार बार हाथ धो रहा है तो उसके पीछे ये रीज़न है। सही। मे बी दूसरे वाले का रीज़न कुछ और होगा। ठीक है। वो कंपल्सिव जो है, कंपल्जन जो जज्बाती ख्यालात हैं, जुनूनी ख्यालात हैं आपके, वो एक इंसान के दूसरे होंगे, दूसरे इंसान के बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। लाजमी नहीं है कि अगर एक का ये है तो दूसरे का भी यही होगा। तो इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो सामने आती हैं, जो नज़र आती हैं। पर ये जितने भी बिहेवियर्स हैं, जो आपका थॉट होगा कि मैं हाथ लगाऊंगा तो जर्म्स लग जाएंगे, मेरी फैमिली को लग जाएंगे, कोई बीमारी हो जाएगी, या आप घर में आग लग जाएगी, घर में कोई चोर आ जाएंगे और मैं बार बार नहा लूँ, मैं बार बार हाथ धो लूँ। मिस हमारा बाज़ औक़ात हम लोग बहुत सारी TV सीरियल्स में देखते हैं जिसमें लोग क्राइम्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ये उनके साथ ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फिर फाइनल उनके पास सोल्यूशन यही होता है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे, अब जो मेरी बात नहीं सुनेगा या मेरी तरह ये चीज़ें करेगा, मैं उसको वैसे ही ख़त्म कर दूँगा। तो कभी लोगों को मर्डर तक लोग पहुँच जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो लोगों के साथ बिल्कुल मिलना जुलना बंद कर देते हैं अपने घर की हद तक, क्योंकि उनको बाहर की सोसाइटी में उस तरह का डिसिप्लिन नहीं मिलता है, तो वो इस तरह से डिस्टर्ब होकर पूरे मुआशरे को छोड़ देते हैं। अच्छा, आप जो बात कहना चाह रही हैं, अगर मैं इससे थोड़ा बहुत समझी हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि वो लोग जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होते हैं वो क्राइम कमिट कर रहे होते हैं, या वो समटाइम फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे, फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये प्रॉब्लम है सफाई रखने का, ठीक है, मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो, मेरे पास के घरों के लोग जो हैं वो अपने घर की सफाई उस तरह से नहीं रखते, या गली में दरवाजे के सामने कूड़ा करकट डाल दिया, जो एक आम सा बिहेवियर है। तो जब वो बंदा उसके पास जाएगा, उसको बार बार इंसिस्ट करेगा कि इसको सफाई करो, रखो, और वो दूसरे लोग जो हैं वो रिएक्ट करेंगे उस पर, तो फिर वो इस तरह का भी बाज़ों का इतना प्रॉब्लम सीरियस हो जाता है कि उसको सज़ा देने तक भी लोग पहुंचते हैं। नहीं, देखें, जब ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है जो आप बात कर रही हैं। उनमें ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अगर मुझे है तो मुझे बाकियों से इतना लिंक नहीं होगा
कि जो मेरी स्पेस होगी, जो मेरा पर्सनल, जहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ मुझे इंटरेक्ट करना है, जहाँ मुझे रहना है, जैसे मेरा घर हो गया, मेरा ऑफिस हो गया, मेरा क्लिनिक हो गया, जो भी XYZ हमारे एरियाज़ होते हैं, या मैं अपने किसी रिलेटिव्स के घर जाऊँगी, जिस जगह पे मुझे बैठना है वो साफ़ होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं रिलेटिव को जाके, किसी अपने रिश्तेदार को नहीं जाके बोलूँगी कि आप ये काम करें, आप ये सफाई करें, आप ये ऐसे करें, आप ये ऐसे करें। जो ऑब्सेशन और जो कंपल्सिव बिहेवियर है वो आपका अपनी ज़ात से रिलेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरों के। इतना ज़्यादा नहीं होता, अपनी ज़ात से होता है। आप अपने हिसाब से जिस हद तक कर सकते हैं ना, अगर आपको गली वाला वो जो गंद है वो बुरा लग रहा है, आप उसको जाके साफ़ करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपको इतना वो प्रोवोकिंग होगा कि आप किसी दूसरे की हेल्प लेना या किसी दूसरे का वेट में आप कभी नहीं रहेंगे, आप फ़ौरन से वो काम खुद से करना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होता है कि आप अपनी सारी प्रायोरिटीज़, यही बात मैं बता रही हूँ कि जब हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करते हैं, डिसऑर्डर कब कहा जाता है कि जब आपकी जो मेन ज़रूरत है, आपकी प्रायोरिटी है, आप वो चीज़ छोड़ के आप इन कंपल्सिव बिहेवियर्स में लग जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन रवैयों में। सफाई हो गई, ऑर्डर हो गया, या जो नहाना हो गया, हाथ धोना हो गया, आधा घंटा आप नहाने में और बार बार नहाओगे तो क्या होगा, जो आपकी प्रायोरिटी वाली चीज़ें वो क्या होंगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। बच्चों का ख्याल रखना, घर में खाना बनाना, या आपके ऑफिस का कोई काम है, आपके यूनिवर्सिटी गोइंग है तो यूनिवर्सिटी का कोई काम है, तो वो क्या होता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो जब लाइफ पे अफेक्ट कर रहा था तो हम उसे फिर डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक। ये बात हो गई इनकी अलामात, OCD की अलामात ये सारी हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसकी वजूहात पे कि इसके पीछे की रीज़न्स क्या होती हैं। अच्छा, क्या ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है या इसके पीछे कोई बिहेवियर होता है, कोई थॉट्स होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं? देखिए, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, बट ये कम अरसे में भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग हो सकता है, ये कुछ अरसे में भी रिजॉल्व हो सकता है अगर डायग्नोज हो गया है, बट इसकी etiology में ये है कि आपके बहुत डिफरेंट साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, आपके एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। अब किस तरह से होता है जीन्स में कि आपके दादा को था या नानी को था या नाना को था, फिर ट्रांसफ़र हुआ आप में आ गया, ठीक है। एक तो है कि ये जीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपकी जीन्स के साथ, ठीक है। आपके जो बुज़ुर्गों को था वो इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में देखा गया है कि वो बच्चों में भी जीन्स के थ्रू जा रहा है, आगे आने वाली जनरेशन पे ट्रांसफ़र हो सकता है। एक इसका को रिलेशन है, मतलब ये एक रिलेशनशिप है इसका, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि जीन्स में है तो जीन्स पे। अब इन्वायरमेंटल कैसे होता है कि आपका जो है चाइल्डहुड अब्यूज़ है बचपन में, ठीक है। आपका बचपन में कोई अब्यूज़ रहा है, मिसयूज़ है, आपको निगलेक्ट किया गया है, ठीक है। जैसे हमने वो पेरेंटिंग स्टाइल्स पे बात की थी, तो क्या है कि आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, ठीक है। या तो आपके किसी लव वन फादर या मदर कोई है, उनकी डेथ हो गई है, या आपको कोई छोड़ के चला गया है, ठीक है। तो इस मतलब आपका कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, ठीक है, अब्यूज़ हुआ है आपका, तो उसमें क्या होता है फिर आप आगे जाके थोड़ा उसमें आपके जब वो थॉट आते हैं, रिकरेंट थॉट होते हैं हमारे, ऑब्सेसिव थॉट्स जो होते हैं वो बार बार को अकरिंग, मतलब बार बार आने वाले थॉट होते हैं। तो वो बचपन में तो रिप्रेस हो जाता है, बट आगे जाके क्या होता है कि वो फिर बज़ाहिर नज़र आना शुरू हो जाता है। वो किस तरह नज़र आता है कि आप वो काम करना शुरू, वो बिहेवियर, जो रवैये, जो अलामात पे हमने बात की, आप वो इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट में चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप बड़े होते हैं तो उस टाइम पे कोई सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है आपको, या आपका अब्यूज़ हुआ है, तो उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस हो गया है कि मेरे अंदर जर्म्स आ गए हैं, या मेरी बॉडी पे जर्म्स हैं जो कि अगर मैं यहाँ हाथ लगाऊंगी तो यहाँ लग जाएंगे, अगर मैं अपने किसी वालिदैन को हक करूँगी, अपने बहन भाइयों को गले लगाऊंगी या हाथ लगाऊंगी तो उनको लग जाएंगे। क्या होगा, आप आइसोलेट हो जाएंगे। हाँ, गंदगी का एहसास होता है कि आप बार बार नहाना शुरू कर देंगे, आप नहाना शुरू कर देंगे, आप आधे घंटे तक वॉशरूम में 1-1 घंटे तक आप नहाएंगे, दिन में 5 बार नहाएंगे, 8 बार नहाएंगे। तो क्या होगा कि एक थॉट आएगा कि मेरे जिस्म पे जो जर्म्स हैं वो किसी और को ना लग जाए, मेरे जिस्म पे आ गए हैं, मेरे जिस्म पे जरासीम आ गए हैं, हाथ पे हैं, बॉडी पे हैं, जहाँ जहाँ महसूस हो रहे हैं मुझे। तो आप क्या करोगे, बार बार नहाना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट भी होता है,
जीन्स का भी होता है। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो ये है कि आप बचपन से या आप किसी अपनी चीज़ को रोक रहे हो, ठीक है, आपने कुछ गलत होता हुआ जैसे विटनेस कर लिया है, किसी एक्सीडेंट को देखा है आपने, या कोई सेक्सुअली आपका अब्यूज़ नहीं हुआ बट आपने देख लिया अब्यूज़ होते हुए किसी का, सो क्या होता है कि आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो, आप ख़त्म करना शुरू कर देते हो कि नहीं मैंने ये चीज़ नहीं देखी। क्या करते हो आप रिप्रेस कर देते हो, आप उसे प्रोसेस नहीं करते हो। हम कहते हैं ना कि आप सोचो, महसूस करो, आप रिफ्लेक्ट करो, उसके बाद आप उस जगह से या उस सिचुएशन से निकलते हो। पर क्या होता है कि आप रिप्रेस कर देते हो, रिप्रेशन आती है, फिर उसको रिप्रेस करने के लिए आपके दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, मुझे सफाई करनी है, मुझे बार बार लॉक चेक करना है। पर वो थॉट क्या हुआ कि जो आपने देखा था वो आपने रिप्रेस कर दिया। सही, उसको आपने दूर करने के लिए आपके पास एक नया थॉट और आपके पास एक कंपल्सिव बिहेवियर आ गया जिस पे आपने वो काम करना शुरू कर दिया। तो आपके कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस भी होते हैं जो ओसीडी की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। सही। मिस हमारा ये बताइएगा कि क्या ये जो हमारे लोगों में प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं तो रीज़न कोई भी हो, एक जैसे सिम्टम्स होते हैं या डिफरेंट रीज़न की वजह से डिफरेंट सिम्टम्स भी हो सकते हैं? डिफरेंट रीज़न की वजह से डिफरेंट सिम्टम्स नज़र आते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑब्सेसिव थॉट्स हैं तो वो थॉट हर किस इंसान का अलग अलग हो सकता है। मे बी ये हो सकता है कि कंपल्सिव बिहेवियर दोनों का सेम हो जाए कि एक घंटा वो भी नहा रहा है, दूसरा जो इंसान है ओसीडी के साथ वो भी एक घंटा वॉशरूम में नहा रहा है, दिन में से 4 बार नहा रहा है, वो 8 बार नहा रहा है तो वो 6 बार नहा रहा है। तो मीन्स क्या है, सफाई से रिलेटेड आ गया। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज करना या तरतीब से रखने में की बात होती है तो वो जो है वो सिर्फ अपनी हद तक महदूद है, पर दूसरा जो है वो दूसरों के रूम्स में जाके भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करे या जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है वो वहाँ पे चीज़ें सेट करता रहेगा, बार बार करता रहेगा। तो क्या होता है कि हर किसी का बेशक डिसऑर्डर वही है, थॉट के हिसाब से और जो उनकी टियोलॉजी है, जो हम रीज़न बात करें क्या वजह हो सकती है, वजह के हिसाब से फिर वो अलग अलग हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि अच्छा इनको है ओसीडी पर इनकी कंप्लेंट्स दूसरी हैं इनकी हैं, तो मतलब अलग अलग हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ चलती हुई है। ठीक है। मिस हमारा, क्या इस प्रॉब्लम का कोई इलाज है या सिर्फ इसको मैनेज करना पड़ता है, या मैनेज हो सकता है या मैनेज करना भी मुश्किल होता है? नहीं, जैसे हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात की थी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को हम किसी दवाई के साथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, बट ओसीडी को हम ख़त्म कर सकते हैं। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसे नहीं ख़त्म कर सकते, हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, हम इसे कम कर सकते हैं, हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीका इलाज होते हैं, मेडिकेशन होता है और साइकोथेरेपी होती है। समटाइम्स दोनों साथ चल रही होती हैं, समटाइम्स सिर्फ आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस प्रॉब्लम के साथ आया है, किस नौयत क्या है उनके, जो वो इशू है ओसीडी का क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, क्या किस लेवल तक जा रहा है उनका ओसीडी, क्या उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है। अब मेडिकेशन की अगर मैं बात करूं, जो मेडिसिन हम देते हैं ओसीडी में उसके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स होते हैं, चाहे हम कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ दें। ओसीडी के लिए अगर कोई जैसे साइकोलॉजिस्ट समटाइम्स रेफ़र, माहिर नफ्सियात जो हैं वो कभी कभी रेफ़र कर देते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और दवाइयों की ज़रूरत है, वो कंडीशन बेस होता है। फॉलोअप रखना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। दवाइयों के आते हैं ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो आपको पता होना ज़रूरी है कि अगर कोई आ रहा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं अपने कि ये साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट जो है ये भी आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। ये मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका ये इफ़ेक्ट होगा, अगर इस तरह का इफ़ेक्ट हो तो फ़ौरन हमसे कांटेक्ट करें ताकि हम आपको या तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी या फिर डोज। तो वही फॉलोअप वाली बात, साइड इफ़ेक्ट देखने वाली बात। और कभी भी मेडिकेशन जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़नी, सेल्फ मेडिकेशन छोड़ दें। हाँ, तो सेल्फ मेडिकेशन भी छोड़ दें। और आप ख़ुद से जो छोड़ देते हैं ना कि बस अब मैंने 8 गोलियाँ खा ली हैं, 10 दिन खा लिया, मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं छोड़ दूँ, नहीं। जब भी हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं, उस पर मेडिकेशन की बात करते हैं, तो उनमें टैपर डाउन होना चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल हेल्थ के लिए भी हम मेडिकेशन हमारी होती है, उसमें भी मोस्टली ऐसा होता है कि लोग अच्छा ठीक है डॉक्टर ने कहा था इस प्रॉब्लम के लिए मैं ये मेडिसिन दे रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम अब मेरा ख़त्म हो गया है, तो अब मैं मेडिसिन जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ।
अच्छा। और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो हमने मेडिसिन खाई होती है और फिर उसके बाद हम दोबारा ब्रेक लेके फिर दोबारा शुरू करते हैं तो उसका जो है वो बॉडी पे नुकसान होता है। ऐसे इसलिए फॉलो अप रखना ज़रूरी है। खुद से मेडिसिन छोड़ना बिल्कुल बहुत मतलब रिलैप्स हो सकता है। और साइकोलॉजिकल मेडिकेशन की जब हम बात करते हैं कि आप किसी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से दे रहे हैं, लाइक डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया या ओसीडी हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, इनमें क्या होता है कि जब ये इनकी सिवियरिटी, इनकी नौयत बहुत बढ़ जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो हम मेडिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में तो वैसे ही मेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो जब लेके जाते हैं तो हम खुद से मेडिसिन नहीं छोड़ेंगे। इनके साइड इफ़ेक्ट, इनका रिलैप्स होना बहुत जल्दी, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कि ये रिलैप्स हो सकते हैं। तो आप खुद से मेडिसिन नहीं छोड़ेंगे, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि हाँ अब ये मेडिसिन आपकी ये वाली चेंज करके मैं कम डोज की दे रहा हूँ, या 15 दिन खाएं, मुझे चेक करवाएं, उसके बाद आप बेशक ख़त्म कर दीजिएगा, या मैं आपकी दवाइयाँ 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्योंकि कंडीशन देखे मैं चेंज कर दूँगा या मैं ख़त्म कर दूँगा, या जो भी है। सो वो जिन डॉक्टर से आप वो मेडिसिन ले रहे हैं उन्हीं से वो ख़त्म करवाना बहुत ज़रूरी होती है। टेपर डाउन भी वो करते हैं, तो मतलब टेपर डाउन का मतलब होता है कि वो कम करके, डोज कम करके किस तरह से उसको ख़त्म करने की तरफ लेके जाते हैं। एकदम से हम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के लिए जो मेडिसिन देते हैं वो नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें साइकोथेरेपी की, तो साइकोथेरेपी में जो ओसीडी के साथ देखा गया है वो CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। वैसे तो इक्लेक्टिक अप्रोच यूज़ होती है, जो क्लाइंट आपका आ रहा है उस पर कौन सी थेरेपी बेस्ट सूटेड है, ठीक है। बट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके रिकरेंट को-अकरिंग थॉट्स होते हैं, क्या है, ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, कंपल्सिव आपका बिहेवियर आता है। बट वो थॉट जो है ना, मैंने क्या कहा था कि रवैया तो नज़र आ रहा होता है पर जो आपके जहन में चल रहा है वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो CBT के थ्रू हम क्या कहते हैं, वो जो थॉट है उनको एवेलुएट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वो किस तरह से आप पे इफ़ेक्ट कर रहा है। सो वो उसका फिर हम उस थॉट को लेके आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें आपकी कॉग्निशन मीन्स आपके ख़यालात जो उससे रिलेटेड है, बिहेवियर कोई कंपल्सिव बिहेवियर की बात हो गई है, तो थेरेपी वो ट्रीटमेंट है एक तरह का। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें बहुत आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं कि एक्सपोजर आपको देना है क्लाइंट को। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कुछ टाइप्स होती हैं, और OCD में जो हम यूज़ करते हैं वो है एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपके पास वो थॉट आए और आप उसका बिहेवियर, आप वो रवैया इख्तियार करें, उससे पहले ही हम उसे प्रिवेंट कर दें, मतलब हम उसे रोक दें, आने से पहले ही क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो इसका क्या नाम है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। प्रिवेंट करना उस एक्सपोजर को, उस एनवायरनमेंट में अगर आप चले गए हैं और आपको वो डिस्टर्ब करेगा, आपको वो थॉट आएगा, तो हम उसे क्या करें, प्रिवेंट कर लें, हम उसे बचा लें। आसान लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि जो हमारा एक डिफेंस का सिस्टम है जी, किसी भी थॉट के खिलाफ, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग भी कर देते हैं, बट उसके आने से पहले, ख्याल आने से पहले हम उसे रोक दें। मतलब वो स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यही है कि वो सोच के खिलाफ लड़ सके, उस सोच को आने से पहले दबा सके, या अगर कोई इस तरह की सोच आ भी जाती है तो आप उसे मॉडिफाई कर सकें, आप उसे चेंज कर सकें, उसे मॉडिफाई कर सकें। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो CBT में यूज़ की जाती हैं, जो इफेक्टिव होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप भी थेरेपी छोड़ दें, आपकी दोनों साथ भी चल रही होती हैं और साथ चलनी चाहिए। मेडिकेशन का तो होता है, फिर जैसा मैंने कहा कि ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, थॉट प्रोसेस होता है आपका चेंज, आपके ख़यालात से रिलेटेड है, तो आपकी साइकोथेरेपी होना भी साथ साथ बहुत ज़रूरी होती है इसमें, और बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होती है। आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट उसके सामने आए हैं, रिसर्चर्स उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि साइकोथेरेपी के थ्रू हम OCD को जो है वो ठीक कर सकते हैं, और हम करते हैं, सही, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और CBT जैसे मैंने एक नाम लिया, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो यूज़ की जाती हैं, उनकी टाइप्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं OCD के लिए। बहुत शुक्रिया मिस हमारा। व्यूअर्स, आपने हमारी आज की गुफ्तगू से जाना कि किस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स को, अगर हम किसी अच्छे हाथों में चले जाते हैं, कि अच्छे डॉक्टर, एक जो माहिर हैं, उनके पास हम जाते हैं, तो वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व
हमें खुद ही करना होता है। जब तक हम खुद किसी जगह खुद पे नहीं motivate खड़े नहीं होते, होंगे बिल्कुल। तब तक कोई दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने लिए फ़ाइट खुद करना होती है। तो जब आप किसी अच्छे जो हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे कंसर्न करते हैं तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स के लिए। और मिस हमारा बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। मोस्टली मैंने जैसे एक क्वेश्चन किया था कि टीवी ड्रामों में, मूवीज़ में हम देखते हैं कि सीरियल किलर्स भी आ जाते हैं और बहुत से और प्रॉब्लम्स इसी तरह के जो जिसके पीछे वो बता देते हैं हमें कि ये इस तरह का जो प्रॉब्लम था वो चल रहा था। तो अगर इसको टाइम से देख लिया जाता तो ये प्रॉब्लम जो था वो ख़त्म हो सकता था, ज़िंदगी बच सकती थी। उन लोगों की भी जिनकी ज़िंदगियाँ ख़राब की गई और उस बंदे की भी जिसने अपनी प्रॉब्लम को बेहतर तौर पे सॉल्व नहीं किया और मेडिकेशन नहीं की, उसकी भी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी। तो व्यूअर्स, बात यहाँ पे आगे ख़त्म होती है नॉलेज। अगर आपके पास अपने प्रॉब्लम के हवाला से, अपने प्रॉब्लम के सलूशन के हवाला से पूरा प्रॉपर नॉलेज है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। और आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उन्हें भी इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके इर्द गिर्द कोई पेशेंट मौजूद है वो उनको गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी ट्रीटमेंट करवा के अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। मिस हमारा बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटें दूसरों का और अपना बहुत सा ख्याल रखें। दोबारा फिर किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.